जय हिंद मेरे दोस्तों। एक लंबे समय के बाद मैं आपके बीच आया हूं, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, उनकी रचना क्या होती है, और मैंने आपको बोला कि अगले वीडियो में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से नर जनन अंगों को और उनमें होने वाली क्रियाओं को बतलाने का कार्य करूंगा। तो मैं आज आपको यह प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, यह डायग्राम पुरुषों में नर जनन अंग और जनन अंग के द्वारा होने वाली क्रिया को मैंने बतलाने का काम किया, दर्शाने का काम किया। इस डायग्राम को आपको बनाना कैसे है सो देखें। यहाँ पर मैंने गोलाकार जो ये रचना बनाई है, ये रचना को सबसे पहले आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद एक नली आप लेते चले जाएंगे। इस नली को घुमाते हुए आप यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। इसके बाद मैं अंदर जो यूरेथ्रा बनाया हूँ, इस यूरेथ्रा को आप ब्लू कलम से आप लेते जाइएगा और इस प्रकार से आप इसको बना करके यहाँ तक रोक दीजिएगा। फिर उसके बाद बाकी जो अंग है इसके साथ एसोसिएट कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद साइड से जो स्केचिंग करना है डायग्राम को, वो स्केच कर देंगे और उसके बाद फिर जो है सबको लेवलिंग कर देंगे। इस प्रकार से आपको डायग्राम 2 से 3 बार आप बनाइएगा तो आपको ईजी हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नर में जो नर जनक होता है, मेल गोनेड जो होता है, वह वृषण होता है, जिसको कि हम लोग टेस्टिस कहते हैं। पुरुषों में टेस्टिस की संख्या 2 होती है और ये गोलाकार या अंडाकार या बादाम के आकार की रचना होती है। लेकिन माता के गर्भ में जब यह बच्चा यानी नर बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है, तो यह टेस्टिस अपने वास्तविक लोकेशन पर नहीं रहता, वास्तविक पोर्शन में नहीं रहता, एक्चुअली पोर्शन पर नहीं रहता। ये होता कहाँ है? यह होता है बच्चे के उदर में, एब्डोमेन। और एब्डोमेन में 7 महीने से पहले ये एब्डोमेन में रहता है, यानी बच्चे के पेट में रहता है, उदर में रहता है। लेकिन जब 7 महीना होता है या 7 महीना पूरा जब हो जाता है, तो ये उदर से, एब्डोमेन से, वहां से सरसरते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है? स्क्रोटम, यानी एक प्रकार की थैली होती है जिसे हम लोग वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं, वहां पर ये टेस्टिस पहुंच जाती है। और जिस रास्ते से टेस्टिस जो है स्क्रोटम में पहुंचता है, उस रास्ते को हम लोग इंजुनल कैनाल कहते हैं। वहां से आने के बाद, यहां पहुंचने के बाद इंजुनल कैनाल बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी इंजुनल कैनाल खुला हुआ रह जाता है, जिसके वजह से इंजुनल हर्निया नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग आंत उतरना कहते हैं। इस इंजुनल हर्निया में होता क्या है कि जब बच्चा जन्म ले लिया और लेने के बाद जब वर्किंग प्रोसेस में आता है, काम करने के लिए वो मतलब शुरू करता है, तो तेजी से खांसने के बाद, ज्यादा वजन उठाने के बाद, दौड़ने धूपने की वजह से, उसको ज्यादा पेट पर दबाव पड़ने की वजह से उसको क्या होता है कि उसकी आंत जो है उसका कुछ हिस्सा ससर करके नीचे आ जाता है। इसके कारण पेट में बहुत दर्द रहता है। सर्जरी करके फिर उसको इंजुनल कैनाल को बंद करना पड़ता है। ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इंजुनल कैनाल, इस रास्ते से जो है आपको क्या होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंचता है। और कभी कभी यह टेस्टिस, बच्चा जन्म लेने के बाद भी टेस्टिस अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, ये ऊपर ही रह जाता है। तो वैसी बीमारी को हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होने का कारण जो है, चिकित्सकों के द्वारा यह ऐसा बतलाया गया है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कम हुआ है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से आपको ये जो टेस्टिस है, ये अपने स्क्रोटम में, वृषण कोश में नहीं पहुंच पाया, उदर में ही रह गया। तो बच्चा जन्म ले लिया, मेल चाइल्ड जन्म ले लिया, मेल चाइल्ड जन्म लेने के 1 साल बाद तक भी अगर ये टेस्टिस अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाया, तब ऐसे कंडीशन में उस बच्चे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है इंजेक्शन देना पड़ता है। और इंजेक्शन देने के बाद वह टेस्टिस अपने आप वहां से ससर करके आपको वृषण कोश में पहुंच जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जो टेस्टिस होता है, इसकी संख्या 2 होती है। मैंने यहाँ 1 बतलाया, लेकिन ये 2 होता है। और ये दोनों टेस्टिस एक ही थैली के अंदर रहता है, लेकिन ये दोनों टेस्टिस एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहता है, बल्कि थैली के अंदर स्क्रोटम में 2 कंपार्टमेंट होते हैं और दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक छोटा सा जो है उसको डिवाइड करने वाला एक जो है उसको कहते हैं डाटस मसल, वो डाटस मसल पाया जाता है, जो कि 2 कंपार्टमेंट में स्क्रोटम को बांटता है और दोनों कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस जो है वो मौजूद रहते हैं। यह जो टेस्टिस है, यह डाटस मसल के द्वारा कंपार्टमेंट में, अलग अलग कंपार्टमेंट में रहता है और बाहर से ये स्क्रोटम के ऊपर एक धारी नजर आता है, जिसको रैफी हम लोग कहते हैं। ये टेस्टिस स्क्रोटम में जाकर के जिस स्थान पर बैठता है, उस स्थान को हम लोग गुबर्नाकुलम कहते हैं। टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में कुछ फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिस फ्लूइड को हम लोग हाइड्रोसिलिक फ्लूइड कहते हैं।
ये हाइड्रोसिलिक फ्लूइड अगर मात्रा में बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन में उसको हाइड्रोसिल कहा जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे हाइड्रोसिल एक बीमारी है जिसकी वजह से टेस्टिस और स्क्रोटम बहुत देखने में बड़ा लगता है। ऑपरेशन के द्वारा इस फ्लूइड को, इस तरल पदार्थ को बाहर निकालना पड़ता है। एक बार निकाल देने के बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा यह बीमारी नहीं हो सके, दोबारा बीमारी होने की चांसेस रहती है। अब देखेंगे कि ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में आपको हमने दिखलाया है लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स जो होते हैं, ये लोब्यूल्स की संख्या लगभग एक टेस्टिस में 250 से 300 होती है। ठीक है, यानी एक टेस्टिस, एक ब्रेसन में 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल्स में 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स अर्थात शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका कुंडलाकार नलिकाएं होती हैं और ये कुंडलाकार नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होते हैं लेडिंग सेल और एक होता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल। लेडिंग सेल का खोज लेडिंग नामक व्यक्ति ने किया था। इस लेडिंग सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो मेल एंड्रोजन होता है। इसी की वजह से पुरुष में पौरुषत्व के लक्षण आते हैं, गुण आते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल का काम क्या है? स्पर्म का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। और सर्टोली सेल का काम क्या है? आपको नरिश देना, इस शुक्राणु को पोषण देना। इसलिए सर्टोली सेल को हम लोग क्या कहते हैं? नर्स सेल भी कहते हैं। ये कौन सा, ये सेल कहाँ पाया जाता है? ये सेल पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। यहां पर शुक्राणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु यहां गति नहीं करता। यहां पर जब फैलाव शुक्राणु होता है, प्रेशर जब इस पर पड़ता है तो शुक्राणु ये आगे बढ़ता है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, ये आगे जाकर के जालिका जैसी रचना बना देता है जिसको हम लोग रिटी टेस्टिस कहते हैं। और यही रिटी टेस्टिस आगे जाके बिल्कुल सीधा हो जाता है और सीधा हो जाने के बाद ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडाइमस और वासा डिफरेंस। हम लोग ऐसा पूछा जाता है कि शुक्राणु को गति कहां मिलती है, शुक्राणु गति करना कब शुरू करता है? तो जब शुक्राणु टेस्टिस से निकल करके एपिडाइडाइमस अर्थात अधिवृषण में पहुंचता है, तब जाकर के शुक्राणु गति करना शुरू करता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी गति कितनी होती है? 30 मिलीमीटर प्रति मिनट होती है। और साथ ही साथ अगर ये शुक्राणु बाहर पुरुष के शरीर से नहीं निकल पाए तो यह पुनः एपिडाइडाइमस में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर शुक्राणु की मात्रा बढ़ जाए, शुक्राणु की संख्या बढ़ जाए, तो वह शुक्राणु स्टोर भी कहाँ होगा, संग्रह भी कहाँ होगा, जमा भी कहाँ होगा? एपिडाइडाइमस में ही जमा होगा। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? अधिवृषण में, एपिडाइडाइमस में। ठीक है, यहाँ पर मित्रों यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब यह मूत्राशय, यहाँ मूत्र रहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है खून के छलने के बाद, किडनी करता है, ग्लोमेरुलस में ये क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं हम बैलून की जैसी रचना, इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स में सीमेन रहता है। सीमेन में, ब्रियम में, शुक्र में क्या क्या चीज रहते हैं? फ्रुक्टोज रहते हैं, कैल्शियम प्लस प्लस आयन रहता है, इसके बाद इसमें एंजाइम्स रहते हैं, ये सारी चीज इसमें रहते हैं। सीमेन का काम क्या होता है? स्पर्म को चिकनाहट प्रदान करना। फ्रुक्टोज का काम क्या होता है? स्पर्म को पोषण देना, भोजन देना, ऊर्जा देना। और कैल्शियम प्लस प्लस आयन काम और एंजाइम का काम क्या होता है कि जब पुरुष के शरीर से स्पर्म बाहर निकलता है तो और स्त्री के शरीर में जाता है, तो स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के दौरान वहां का जो इन्वायरमेंट रहता है, वातावरण जो रहता है, वो अम्लीय रहता है। तो उस अम्लीयता की वजह से शुक्राणु की गुणवत्ता खत्म हो सकती है, घट सकती है, या शुक्राणु नष्ट हो सकता है। इसलिए उस अम्लीयता को समाप्त करने के लिए कैल्शियम प्लस प्लस आयन और एंजाइम जो होता है वो मदद करता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से स्पर्म निकला, निकलने के बाद यहाँ पहुंचा और यहाँ से सीमेन निकला और सीमेन जो है स्पर्म के साथ मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ग्लैंड हम दिखा रहे हैं। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा होता है कॉपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 होती है, आकार में बड़ा होता है। और कॉपर ग्लैंड जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, यह छोटा होता है, इसकी संख्या 2 होती है। अगर कॉपर ग्लैंड बढ़ जाता है, और ये कब होता है? जब मनुष्य वृद्धावस्था 50-55 वर्ष का एज प्राप्त करता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का जब यहाँ से निकास होता है तो उसका जो निकास का नली है वो निकास का नली संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिस वजह से यूरिन जो है खुले रूप से बाहर नहीं निकल पाता है। बूंद बूंद में जो है यूरिन को डिस्चार्ज पुरुष करता है। बार बार उसको मूत्र विसर्जन करने की इच्छा होती है और बाद में ये प्रोस्टेट ग्लैंड और भी ज्यादा जब क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच जाता है तो प्रोस्टेटिक कैंसर कहलाता है। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ? आपका ये हरा वाला जिसको हम लेते खा रहे हैं स्पर्म, और ये काला जिस
जिसको हम लोग कह रहे हैं सीमेन, ये दोनों एक दूसरे से मिल गया। अब मिल जाने के बाद इजेकुलेटरी डक्ट मिलता कहाँ है, तो याद रखिएगा इजेकुलेटरी डक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रसखलन नली। रसखलन नली में शुक्राणु अर्थात स्पर्म और सीमेन अर्थात वीर्य दोनों का संयोजन, दोनों का मिलना कहाँ होता है, इजेकुलेटरी डक्ट में। और वहां से फिर ये यूरेथ्रा के रास्ते आगे बढ़ता है और ये यूरेथ्रा जो है वह यूरेथ्रा आपको पेनिस में चला जाता है। पेनिस को देखेंगे, पेनिस का अगला हिस्सा कहलाता है ग्लांस, ठीक है। और ग्लांस के बाद पेनिस को ढके हुए त्वचा रहती है, उस त्वचा को हम लोग कहते हैं फोरस्किन। यहूदी परिवार में और मुस्लिम परिवार में ऐसा देखा गया है, यहूदी परिवार और मुस्लिम परिवार में ऐसा देखा गया है कि वहां पर एक प्रथा चलती है कि बच्चों को जब मेल चाइल्ड जन्म लेता है तो बच्चों के पेनिस की अगले त्वचा जो होते हैं, फोरस्किन जो होता है, उसको काट कर हटा दिया जाता है, जिसको सर्कमसीशन कहते हैं, जिसे हिंदी में सुन्नत या खतना कहते हैं। एक डाटा मिला है, उस डाटा के अनुसार से जिन मनुष्यों में फोरस्किन होता है, जिन पुरुषों में फोरस्किन किया जाता है, फोरस्किन को हटा दिया जाता है, सुन्नत अर्थात खतना किया जाता है, उनमें एड्स जैसी बीमारियां, एसटीडी जैसी बीमारियां, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, लैंगिक संसर्ग रोग कहते हैं, वैसी बीमारियां होने की चांसेस कम हो जाते हैं। किनकी अपेक्षा, जिनमें सर्कमसीशन, खतना, फोरस्किन को हटाना का कार्य नहीं हुआ है। तो ये आपका कहाँ रहता है, फोरस्किन आपको पेनिस की अग्र त्वचा को कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहां से स्पर्म और सीमेन दोनों मिलते हुए आगे पहुंच गया, और आगे पहुंचने के बाद जब कॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल का एक दूसरे से संयोजन होता है, तो मेल और फीमेल के संयोजन होने की वजह से स्पर्म सीमेन दोनों बाहर निकल आते हैं। मनुष्य में ध्यान रखेंगे, पुरुषों में आपका जो पेनिस होता है वो 3 काम करता है। एक काम कॉपुलेशन किया, यानी मेल और फीमेल का एक दूसरे से संगम जो होगा, संयोजन जो होगा वो पेनिस करेगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा यूरिन को डिस्चार्ज करना, यानी मूत्र को विसर्जन करना। और तीसरा काम क्या होगा, स्पर्म और सीमेन को बाहर करना। ध्यान रखिएगा, कभी भी मूत्र और स्पर्म एक साथ नहीं निकलता। अगर एक साथ निकले तो वो बीमारी का कंडीशन कहलाता है। और कभी कभी देखिएगा कि सोई हुई अवस्था में ही स्पर्म या मूत्र का विसर्जन हो जाता है, जिसको कि हम लोग नाइट फॉल कहते हैं। ऐसे कंडीशन होने पर फिजिशियन के पास हम लोग को जाना चाहिए। यह पेनिस जो है यूरिनोजेनिटल ऑर्गन होता है, ठीक है, ये पुरुष में। और एक बात रखिएगा, स्त्री में जो होता है 3 चीज अलग अलग होती है। उसमें मल का विसर्जन करने का रास्ता अलग होता है, मल त्याग करने का रास्ता अलग होता है, यूरिन डिस्चार्ज करने का ऑर्गन अलग होता है, ओवम निर्माण करने का ऑर्गन अलग होता है, कॉपुलेशन करने का ऑर्गन अलग होता है। लेकिन पुरुषों में ऐसी बात नहीं। साथ ही साथ अगर हम लोग कंगारू को देखें तो कंगारू में पेनिस जो होता है वो पीछे होता है, स्क्रोटम और टेस्टिस जो होता है वो आगे होता है। लेकिन मनुष्य में पेनिस आगे होता है, स्क्रोटम और टेस्टिस पीछे होता है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं आपको होती हैं। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप अगले वीडियो में हम अगले वीडियो के द्वारा आपको प्रॉब्लम को दूर करने का कार्य करेंगे। आप वीडियो सेगमेंट में जाकर के, सेशन में जाकर के आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में आपके बीच में शुक्राणु अर्थात स्पर्म, उसके डायग्राम और उसकी रचना को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।